अब और मान सम्मान से समझौता नहीं। रात भर विद्या जी आत्ममंथन करती रहीं अपनी पूरी जिंदगी के सभी पन्नों का, कि उन्होंने जीवन में क्या खोया, क्या पाया, किसके लिए पूरी जिंदगी समझौते किए और क्यों। सच ही तो है, बिना माँ के भी तो बच्चे पलते हैं, और बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना तो हर माँ का कर्तव्य है। तो उसने कौन सा अनोखा काम किया। पूरी रात अकेली बालकनी में कुर्सी पर बैठी सोचते सोचते भोर हो गई। आज तो वो रोना चाहती थी लेकिन रो भी ना पा रही थी, क्योंकि आंखों में आंसू भी नहीं आ रहे थे। शायद अब बच्चों और पति की तरह उन्हें भी उनका साथ गंवारा नहीं था। विद्या जी के बेटे अनिल और पति जयचंद के कहे कड़वे शब्द उनके कानों में रात भर गूंजते रहे। अनिल ने माँ की तरफ उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा, क्या किया है आपने। माँ हमारे लिए बच्चों को जन्म देकर उन्हें पाल पोस कर बड़ा करना, ये तो हर औरत करती है, ये तो पूरी दुनिया में सभी करते हैं। इस घर में एक खाना बनाना काम है, और वो भी आपको भारी लगता है। घर में झाड़ू पोछे बर्तन के लिए बाई आती है, और आप समय से हमारा टिफिन भी नहीं बना सकती। अब आप सानवी की बराबरी करती हैं। आप टीवी सीरियल की तरह सास बहू खेल रही हैं घर में। तो ये मत भूलिए माँ कि सानवी आपकी तरह हाउसवाइफ नहीं है, वर्किंग वूमेन है। आपको तो शर्म आनी चाहिए। तभी पीछे से जयचंद जी बोल पड़े, अरे बेटा तू किसको समझा रहा है, ये क्या जाने पैसों और पढ़ाई की कीमत। इनको तो बस जुबान चलाना आता है और खुद को महान दिखाना बस। जब बाहर चार पैसे कमाएं जब बाहर पैसे जाकर कमाएं तब पता चलेगा कि कितनी मेहनत किस काम में लगती है। घर में बैठकर रोटी बनाना जितना आसान नहीं है रोटी कमाना। लेकिन इनकी तो अक्ल ही घुटनों में है। मेरी तो पूरी जिंदगी ही खराब हो गई इनसे विवाह करके। 5 महीने की पोती एंजल को गोद में लिए विद्या जी किसी गुनहगार की भांति सबके कटु वचन सुन रही थी, लेकिन खामोशी की चादर ऐसे ओढ़े हुए थी जैसे उनके भीतर कोई तूफान चल रहा हो। बहू सानवी की बड़ी बड़ी आंखें, घूरती नजरें जैसे उनको खाने को तैयार थी। वो भी सुनाने में कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसे तो बस मौका चाहिए होता है। उसने भी कहा, माँ जी सच ही कहते हैं लोग कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात आपने आज साबित कर दी। किसी की उनकी बात की पूरी नहीं सुनी। उनकी तकलीफ नहीं जाननी चाहिए कि आखिर उन्होंने सुबह उठकर टिफिन क्यों नहीं बनाया। सीधा उनको फरमान सुना दिया गया। और सच ही तो कह रहे हैं अनिल और सानवी, जब मैं पति की ही नज़रों में सही नहीं हूँ तब बेटे बहू से क्या ही उम्मीद करूँ। विद्या जी और जयचंद जी की शादी को पूरे 30 साल हो चुके हैं। महज 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, और 20 साल की पूरा करते करते दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी अदिति उनकी गोद में थे। जयचंद जी का व्यवहार शुरू से ही विद्या जी के प्रति अच्छा नहीं था। वो घर खर्च तक के पैसे उनके हाथ में ना देते। विद्या जी को मायके से भी कोई सपोर्ट नहीं था। जयचंद जी पैसों से जुड़े हर काम स्वयं करते। उनका मानना था कि औरतें खुद तो कोई काम करती नहीं, लेकिन खर्च खर्च के बहाने अपने पतियों से झूठ बोलकर पैसे ऐंठ लेती हैं। जीवन भर पति और सास ससुर के जुल्म और ताने सुने, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बेटा बड़ा होकर उनकी तकलीफ समझेगा। लेकिन बेटा तकलीफ समझने की जगह उल्टा उन्हें ही तकलीफ देने लगा। तभी उनके फ़ोन पर उनकी चचेरी बहन सीता का फ़ोन आया। औपचारिक बातचीत के बाद बातों बातों में उसने विद्या जी को बताया कि उनका बेटा नया व्यवसाय शुरू कर रहा है, कपड़ों का, जिसमें उसे कुछ महिलाओं की ज़रूरत है जो सिलाई जानती हों। कोई नज़र में हो तो बताना। इतना सुनते ही जैसे उन्हें अपने दिशाहीन जीवन में दिशा नजर आने लगी। उन्होंने सीता से कहा, सीता क्या मैं आज तुमसे मिल सकती हूँ, और तुझे एतराज ना हो तो क्या मैं सिलाई का काम कर सकती हूँ तेरी फैक्ट्री में। सीता जी बोली, दीदी आप कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो खुशी होगी अगर आप काम करो तो। मुझे तो पता ही है आपको कितनी अच्छी सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आती है। लेकिन क्या जीजा जी तैयार होंगे। आपके घर में किसी को कोई ऐतराज हुआ तो। विद्या जी बोली, किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा, मैं घर आती हूँ फिर बात करती हूँ। फिर विद्या जी ने दीवार की तरफ नज़र घुमाया। देखा तो घड़ी में सुबह के 7 बजे थे। रविवार का दिन होने से सब सो रहे थे। उनको पता था कि कोई सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठने वाला। वो फटाफट उठकर नहा धोकर तैयार हुई और अपना पर्स लेकर सीता के घर जाने लगी। सीता जी थोड़ी ही दूर पर इसी शहर में रहती थी, इसीलिए उन्होंने फ़ोन पर बात करने की बजाय सामने बात करना उचित समझा। तभी जयचंद जी आंखें मीचते हुए हॉल के सोफे पर आकर बैठे और कहा, ये कहाँ सुबह सुबह हीरोइन बनकर जा रही हो।
लोग तो 60 की उम्र होने पर सठियाते हैं, और तुम पहले ही पागल हो गई। जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अनिल और सानवी भी आते होंगे, तो उन्हें भी उनकी ग्रीन टी दे दो बनाकर। इतने में सानवी और अनिल भी आ गए। तब विद्या जी ने कहा, मैं जा रही हूँ अपने लिए रोटी और सम्मान कमाने, क्योंकि घर में तो खाना बनाने के अलावा कोई और काम है नहीं। तो आप सब अब मिलकर देख लो, क्योंकि घर तो आप सबका भी है। बड़े ही ताव में अनिल बोला, ये कैसी सुबह सुबह बहकी बहकी बातें करने लगी माँ। इस उम्र में अब कौन सा काम मिलेगा आपको। चुपचाप घर में रहिए और बाहर जाकर हमारी इज्जत का तमाशा मत बनाइए। इसे हमने बहुत मेहनत से कमाया है, इसे हम खोना नहीं चाहते। विद्या जी बोली, सही कह रहे हो बेटा। इतने साल चुपचाप इस घर में अपनी इज्जत का तमाशा बनते इसीलिए देखती रही, ताकि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए और इस घर का तमाशा ना बने। खुद से पहले इस घर और अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचा, जिसका इनाम तुमने मुझे कल दिया। लेकिन अब और नहीं, अब बस। अब और मैं अपने मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकती। रही बात मेरे काम की, तो बेटा सच्चे मन से ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। काम कौन सी बड़ी चीज़ है। और ये उम्र सिर्फ एक नंबर है जो कभी आपके काम में बाधक नहीं बनती। काम के लिए तो बस हिम्मत और लगन की ज़रूरत होती है। और हाँ, तुमने कल बिल्कुल ठीक कहा था कि बच्चों को जन्म देने से लेकर उसका पालन पोषण सभी औरतें करती हैं। तो अब पोती एंजल की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ सानवी की हुई, क्योंकि वो भी तो माँ है। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। आज विद्या जी ने परिवार की जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त कर दिया था। जिम्मेदारियों को खोकर वो आज स्वयं के लिए सम्मान पाने के लिए निकल पड़ी थी, दौड़ती भागती सड़कों पर। आज इस घर को छोड़कर निकलने के बाद विद्या जी ने दोबारा मुड़कर इधर नहीं देखा। आज पूरे 1 साल के बाद विदेश से भारत विद्या जी की बेटी अदिति अपने मायके सबसे मिलने आई थी। घर पहुंचते जयचंद्र जी ने उसे गले से लगा लिया और पूछा, बेटा बच्चों को साथ लेकर क्यों नहीं आई। पापा, इस बार मैं सिर्फ आप लोगों के साथ सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर समय बिताने आई हूँ, इसीलिए बच्चों को साथ लेकर नहीं आई। लेकिन पापा, माँ कहाँ है? अभी तक आई नहीं मुझसे मिलने, कहीं बाहर गई हैं क्या? जयचंद्र जी ने नजरें झुकाते हुए कहा, अब क्या बताऊं बेटा तुझे। तब तक वहां अनिल और सानवी भी आ गए। दोनों अदिति से मिले, लेकिन दोनों के चेहरे पर उदासी थी। शायद दोनों की किसी बात पर झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। जयचंद्र जी से लेकर सानवी तक सब बस उसे खुशहाल माहौल दिखाने और खुश रहने का नाटक दिखा रहे थे, जो अदिति भली भांति समझ रही थी। अदिति के बार बार विद्या जी के बारे में पूछे गए सवालों को सब टाल जाते। अगले दिन रविवार था। सुबह सुबह जब अदिति उठी तो देखा कि किसी बात पर अनिल और सानवी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उनकी बेटी एंजल और घर के कामों को लेकर। दूसरी तरफ आंख पर चश्मा ठीक करते जयचंद्र जी चाय बनाने के लिए गैस जलाकर चाय के बर्तन चढ़ा रहे थे। तब तक अदिति ने पास जाकर कहा, क्या है बात है पापा, आज पहली बार आपको चाय बनाते देख रही हूँ। आज तो मैं भी पीऊँगी आपके हाथ की चाय। काश माँ यहाँ होती तो और मज़ा आता, उनको भी आपके हाथ की चाय पीने के लिए मिल जाती, है ना पापा। इतना सुनते ही जयचंद की आंखों में आंसू आ गए और वो आंखों से चश्मा उतारकर दाहिने हाथ से आंसुओं को पोंछने लगे। तो अदिति ने कहा, ये क्या पापा, आप तो रोने लगे। अरे नहीं, रो नहीं रहा हूँ, बस आंखों में पानी आ गया, लगता है चश्मे का नंबर बढ़ गया है। अदिति ने देखा पूरे घर का काम तीनों लोगों में बांट कर रखा गया है। सुबह की चाय नाश्ते की जिम्मेदारी जयचंद जी की और लंच सानवी एवं रात के खाना अनिल की जिम्मेदारी थी। साथ ही रात में एंजल के जागना भी अनिल और जयचंद जी को ही जिम्मेदारी थी। 2 दिन में घर का माहौल देखकर अदिति का दम घुटने लगा। उसने कहा, क्या बात है अनिल और पापा, जिस काम को माँ आज तक अकेले करती आई, कभी उफ तक नहीं किया। उस काम को उनके ना रहने पर सब मिलकर कर रहे हैं। काश ये सब कुछ माँ के साथ उनके सपोर्ट में भी किया जाता तो आज इतनी परेशानी नहीं होती। काफ़ी कुछ बदल गया है इन 1 साल में, है ना अनिल। फिर गुस्से से अनिल बोला, तू तो बस जब से आई है प्रवचन ही दिए जा रही है, ये नहीं कि आकर काम में मदद करे तो बस मेहमानों की तरह नुक्ताचीनी करने में बैठ गई है। अनिल, तुम शायद भूल रहे हो, लेकिन मैं नहीं भूली कि माँ के रहते पापा ने हमें कभी घर के काम नहीं करने दिए। हमेशा यही बोला, ये तुम्हारी माँ करेंगी।
अब तो मेरी आदत बिगड़ गई है। वैसे भी बेटियां तो मायके में मेहमान ही होती हैं। माँ, माँ, हर बात में माँ सुनकर कान पक गया है मेरा। ये सब तमाशा उन्हीं की वजह से तो हो रहा है। क्या तुझे नहीं पता? अनिल ने फिर गुस्से में झल्लाते हुए कहा, जब तक अदिति ने एक जोरदार तमाचा अनिल के गाल पर दे लगाया और कहा, शर्म शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपनी देवी समान माँ पर इल्ज़ाम लगाते हुए। माँ की वजह से ना आज कुछ हो रहा है, ना माँ की वजह से पहले कुछ होता था, बल्कि माँ की वजह से ही इस घर की खुशियाँ और शांति थी। समझे? तुम जो गुस्सा और जो बात तुम्हें अपनी पत्नी पर निकालना चाहिए, वो गुस्सा तुमने माँ पर निकाला। क्या कहा था तुमने माँ से कि उन्होंने किया क्या है? मैं बताती हूँ तुम्हें। उन्होंने इस ईंट पत्थर के मकान को घर बनाने के लिए अपनी नींद, सपने और अपना आत्मसम्मान सब कुछ खो दिया। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने पापा जैसे अहंकारी और गुस्सैल इंसान को बर्दाश्त किया। सोचो जरा, अगर माँ ने भी सानवी की तरह पापा को बार बार पुलिस की धमकी दी होती तो हमारा भविष्य क्या होता? जिस घर को तुम लोगों ने अपना कहकर उन्हें घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया, उस अपमान के बदले के लिए उन्होंने तुम सब पर केस किया होता तब सोचा है क्या होता? लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आज वो अपने बल और बुद्धि से अपना खोया आत्मसम्मान वापस पा चुकी हैं। आज उनके पास सब कुछ है। तुम सोचो और सोच कर देखना कि तुमने क्या खोया और क्या पाया अपनी माँ को घर से निकालकर। उस दिन तुम अपनी पत्नी के टिफिन ना बन पाने के कारण माँ पर चिल्ला पड़े, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर माँ ने टिफिन क्यों नहीं बनाया। कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं? मैं बताती हूँ, उस रात तुम सब जब चैन से सो रहे थे, तब माँ पूरी रात एंजल को गोद में लिए घूमती रही, क्योंकि वो पूरी रात जागकर खेलती रही। और माँ, तुम सबकी नींद ना खराब हो, क्योंकि तुम लोगों को ऑफिस जाना होता है, इसीलिए एंजल को देखती रहीं, जिसकी वजह से उन्हें एसिडिटी हुई, उन्हें उल्टियाँ शुरू हो गईं और सुबह आँख लग गई। जब उनकी आँख खुली तो तुम सब तैयार होकर उनके ऊपर चिल्ला रहे थे। पापा, आप बहुत अच्छे पिता तो रहें, लेकिन एक अच्छे पति कभी नहीं बन पाए। आपने भी पूरी उम्र सिर्फ उनका अपमान किया। जिस समय अनिल उनका अपमान कर रहा था, आप बजाय अनिल को डांटने के उनका साथ देने में लगे, माँ का अपमान करने में। ये साथ निभाया आपने अपने जीवन साथी होने का। आपकी लंबी उम्र की खातिर ना जाने माँ कितने व्रत रखती हैं। आपकी एक एक पसंद नापसंद का ख्याल हमेशा रखा उन्होंने, लेकिन आपने कभी उनका सम्मान नहीं किया। आज सिर्फ खाना बनाने के जिस काम को सब मिलकर कर रहे हैं, उससे अधिक काम माँ अकेले कर देती थी। क्यों पापा, सही कह रही हूँ ना मैं? और हाँ, मुझे ये सब बातें माँ ने नहीं बताई, बल्कि सीता मौसी से पता चली। और सानवी भाभी, बड़ों को सम्मान देना और इज्जत करना सीखो। मैं भी नौकरी करती हूँ, तुम्हारी सैलरी की 3 से 4 गुना ज़्यादा कमाती हूँ, लेकिन मैं अपनी सास की कभी बेइज्जती नहीं करती। और फिर अनिल की तरफ देखते हुए बोली, मेरे पति को अपने माँ के खिलाफ एक शब्द भी मंजूर नहीं होता। अदिति ने आज सारी मन की भड़ास निकाल दी और सबको सच का आईना दिखा दिया। इतना सुनते जयचंद जी फफक कर रो पड़े और कुर्सी का सहारा लेकर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, हाँ अदिति, तू सही कह रही है, मैंने बहुत गलत किया विद्या के साथ। अदिति ने कहा, पापा, मैं जा रही हूँ अपनी माँ और बच्चों के पास। माँ ने तो मुझे आप सबको कुछ भी कहने से मना किया था, लेकिन आज मुझसे दोबारा माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तो यहाँ यही देखने आई थी कि माँ के बिना आप सब कैसे रह रहे हैं। मुझे लगा आप सबको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, मगर अफसोस, चलती हूँ। तभी जयचंद्र जी ने कहा, रुक बेटा, मैं भी चलूँगा विद्या से अपने किए की माफ़ी मांगने। जानता हूँ मेरा अपराध माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन दिल को सुकून तो मिल जाएगा। तभी पीछे से अनिल और सानवी भी बोल पड़े, हम भी चलेंगे साथ में और माँ को मनाकर वापस घर लाएंगे। सब एक साथ मिलकर विद्या जी के घर पहुँचे। वहाँ वो बाहर के हॉल में औरतों को सिलाई के कुछ यूनिक डिज़ाइन सिखा रही थी।
आज उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का चमक था। सबको एक साथ देखकर विद्या जी चौंक गईं। फिर उन्होंने सबको अंदर बुलाया। उन्होंने एक महिला को इशारा किया तो वो जाकर चाय पानी लेकर आई, सबके लिए। तब अनिल ने एंजल को विद्या जी की गोद में देते हुए कहा, माँ, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सब आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। पीछे से सानवी ने कहा, हाँ माँ जी, हम सबको माफ़ कर दीजिए और घर चलिए। इन सब के बीच जयचंद जी लज्जित नज़रों से सिर झुकाए कनखियों से सिर्फ विद्या जी को देखे जा रहे थे। विद्या जी चुपचाप सबकी बातें सुने जा रही थीं। तभी जयचंद जी ने कहा, विद्या, अब चलो, बच्चे कब से कह रहे हैं। लेकिन माफ़ी मांगने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। तभी विद्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने घर में ही तो हूँ, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। विद्या जी की बात सुनकर जयचंद जी ने कहा, तुम यही चाहती हो ना कि मैं सबके सामने अपने किए की माफ़ी मांगूं? तो लो, मैं तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अब तो चलो। विद्या जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जी, गलती सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी थी। मुझे बहुत पहले ही ये कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि मैंने आप सबको अपना अपमान करने का मौका दिया, इसलिए आप सब कर पाएं। मुझे किसी से माफ़ी नहीं मंगवानी। जिसकी मर्जी हो मेरे साथ यहाँ मेरे इस किराए के छोटे से घर में रह सकता है, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। बहुत अच्छा लगा आप सबको यहाँ देखकर। जब भी जिसका मन हो वो यहाँ आकर मिल सकता है मुझसे, लेकिन अब मैं लौटकर वापस उस घर में नहीं जाऊँगी। ठीक है, फिर मैं तो तुम्हारे साथ यहीं रहूँगा, मैं भी कहीं नहीं जाने वाला। और तुमको चाय अब मैं सुबह बनाकर पिलाऊंगा, समझी? आखिर कानूनन पत्नी हो हमारी। आंखों में आंसू लिए जयचंद जी ने विद्या जी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा बहू वहाँ से लौटकर घर आ गए, लेकिन अब हर तीज त्योहार पर उनसे मिलने जाते। जयचंद जी और विद्या जी अब अपनी ज़िंदगी की हर सुबह शाम को खुशहाल जीने का हर प्रयास करते और खुश रहते। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें।